केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है, लेकिन इस नई पेंशन स्कीम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस पर सियासत खूब हो रही है। कई राज्यों ने अपने राज्य में नई पेंशन स्कीम को लॉन्च भी कर दिया है। आइए अब जानते हैं इस विषय पर कि आखिर ये नई पेंशन स्कीम लाने की क्या आवश्यकता रही, क्यों पुरानी स्कीम चलते हुए उस स्कीम को बंद किया गया और उसके बाद दूसरी फिर तीसरी पेंशन स्कीम को लाया गया। इस विषय को जानने के लिए हमारे साथ में है वेलकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री आशुतोष प्रिय जी। अगर हम बात करें पेंशन स्कीम की, क्योंकि अभी हम जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, मोदी सरकार ने जो एक नई पेंशन स्कीम लाने की कोशिश की है ईपीएस, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और ये पेंशन योजना, मतलब अगर हम 3 पेंशन योजनाओं की बात करें, ओपीएस की बात करें, एनपीएस की बात करें और यूपीएस की बात करें, तो कोई भी पेंशन ओपीएस से किसी की बराबरी करना बेईमानी है। क्योंकि ओपीएस एक ऐसी पेंशन योजना थी जो सामाजिक सुरक्षा देती थी और जिसमें कि सरकार ने किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी और उसके लिए उसे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था। और बिना कंट्रीब्यूशन के उसको जो सरकार थी वो आधी पेंशन देती थी, आखिरी जो सैलरी होती थी उसकी आधी पेंशन देती थी, उस पर डीए भी मिलता था। और जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ती है तो वो पेंशन मिलती रहती थी। 2004 तक यही चीज रही। 2004 में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि एक अर्थशास्त्री के तौर पर अगर मैं बताऊं तो किसी की देश की अर्थव्यवस्था को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं, तो सबका योगदान होना बहुत जरूरी है। ये एक अलग बात है कि सरकारी कर्मचारी बहुत कम होते हैं, तो उस समय यह सोचा गया कि खाली सरकारी कर्मचारी को पेंशन क्यों मिले, प्राइवेट वाले को भी मिलनी चाहिए। तो भारत सरकार ने एक नई योजना लाई, इसको हमने नेशनल पेंशन स्कीम कहा। और नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसी पेंशन स्कीम थी जिसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी था। देश, अगर बड़े देशों की बात करें, हम अमेरिका की करें या डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर कहीं पर भी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटरी ही होती है। सरकार पूरा पैसा अपनी तरफ से नहीं लगाती है। तो एक साहसिक कदम था। लेकिन साहसिक कदम के साथ साथ धीरे धीरे जो देखा गया वो परेशानियां ये आनी शुरू हुई कि हम ये कंट्रीब्यूटरी तो करते चले जा रहे हैं, लेकिन आखिरी में जो पैसा आया मेरा, उससे मुझे पेंशन कितनी मिलेगी, वास्तव में वो सुरक्षा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो देखा अभी गया, विरोध तब शुरू हुआ कि लोग रिटायर हुए तो किसी को 1000 रुपए पेंशन मिल रही है, किसी को 2000 रुपए पेंशन मिल रही है। वो मिलती कैसे थी? वो ऐसे मिलती थी कि सरकार ने 10% आपका पैसा लिया और 10% उन्होंने जमा करना शुरू किया। और वो जो कॉर्पस बनता था, और कॉर्पस सरकार की मंशा खराब नहीं थी, मंशा ये थी कि जो कॉर्पस बने, जैसे मैं अगर अपना पैसा लगाता हूं तो सेविंग बैंक की जगह मैं एफडी करना चाहूंगा या मैं शेयर मार्केट में लगाना चाहूंगा। जहां पर रिटर्न ज्यादा मिलता है वहां पर हम कोशिश करते हैं कि हमको पैसा हमारा लग जाए। तो सरकार ने भी ये सोचा कि हम ये पैसा जो है वो मार्केट में ले आए। लेकिन मार्केट, हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं मोर रिस्क मोर गेन, लेकिन मोर रिस्क मोर लॉस भी हो सकता है, वो नेगेटिव में जा सकता है। तो ये हुआ कि धीरे धीरे लोगों को डर ये व्याप्त हुआ कि मैंने पैसा, अगर मान लीजिए मैंने एक कॉर्पस 1 करोड़ रुपए का इकट्ठा किया और वो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस लास्ट में जाके कहीं मार्केट धड़ाम हो गया। जैसे 2008 में एकदम मंदी आई थी तो एकदम सारे मार्केट धड़ाम हो गए, उस समय मेरा क्या होगा? क्योंकि उसके पास क्या, उसमें स्थिति ये थी कि आपने पूरे अगर 20 साल, 25 साल, 10 साल, उसमें ये कहीं पर नहीं था। अगर आप 10 साल की नौकरी करते हैं तो, 2 साल की करते हैं तो, 25 साल की करते हैं तो, 50 साल की करते हैं तो, हर केस में पैसा आपका है और आप डिसाइड कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एग्रेसिव स्कीम में लगा दें या आप नॉर्मल स्कीम में लगा दें। और उस जो मैंने डिसीजन लिया, अब सरकार ने कहा डिसीजन आपका है, लेकिन हर व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता। ये बेमानी बात है कि हम कहते हैं कि भाई आपको जो है एक चुनाव करने की स्थिति दी जाती है। मैं तो अभी आपको बताऊं कि अगर म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हैं लोग, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, ज्यादातर लॉस हो जाता है लोगों को। तो ये अज्ञानता तो है ही है लोगों के पास। अज्ञानता भी नहीं कहेंगे इसको, हम कह सकते हैं कि उनके पास जानकारी की कमी है। और जानकारी की कमी होने की वजह से जो भी पैसा जहां सरकार चाहती थी या जहां भी, वहां लगता चला जा रहा था। और लगने के बाद उन्होंने ये कहा कि अगर 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कॉर्पस इकट्ठा हुआ, मान लीजिए मेरा कॉर्पस 1 करोड़ रुपए हुआ, तो उसमें से 60 लाख रुपए मुझको रिटायरमेंट के टाइम मिल जाएंगे और 40 लाख रुपए जो होंगे उससे पेंशन मिलेगी, मेरे को मिलेगी, सेम पेंशन मेरी वाइफ को मिलेगी अगर मैं नहीं रहता हूं।
आइदर ऑफ सर्वाइवर की बात थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, मुझे मिलेगी, मेरी वाइफ को मिलेगी, और उसके बाद जो कॉर्पस है 40 लाख रुपए, वो मेरा खत्म नहीं हुआ, वो मेरे नॉमिनी को मिलेगी, वो मेरे बच्चों को पैसा मिल जाएगा, यानी वो मेरा पैसा था। सरकार ने एक शर्त लगा दी कि ये पैसा मैं तब दूंगा आपको जब आप दोनों नहीं रहेंगे, ये पैसा आपका सुरक्षित है। ये स्कीम थी। लेकिन इस स्कीम में जो समस्याएं आई वो ये आई कि ये कॉर्पस जो नए लोग थे उनके कम थे, किसी की सैलरी कम है, वो कोई इंटरेस्ट के तौर पर दी जाती थी, और वो इंटरेस्ट उतना नहीं बनता था जिससे कि हमारा खर्चा चल सके। इसका विरोध होना शुरू हुआ। और एक विरोध का कारण ये भी था कि मार्केट में मेरा पैसा क्यों लगा रहे हो, एश्योर्ड स्कीम में क्यों नहीं लगा रहे हो। इस सारी चीजों को देखने के बाद जब ये स्थिति आगे बढ़ी तो जितनी भी यूनियंस थी उन्होंने कोशिश करी कि भाई कुछ किया जाए। और उसके बाद जब आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जैसे ही जो लगा अभी, जो बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि अचानक ऐसी स्कीम लाने की जरूरत क्या थी कि एकदम बहुत जल्दी में ले आए आप। तो उसका कारण ये भी रहा कि सरकार में बहुत सारे लोग, कोएलिशन गवर्नमेंट हो गई और एक अपना पूर्ण बहुमत ना होने के भाजपा का नहीं था, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है एक स्कीम लाई जाए, और ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन्होंने ले आई। वो तो गिरी पोजीशन नहीं कहूंगा मैं, गिरी पोजीशन इसलिए नहीं कहूंगा कि कई बार क्या है कि मुझे एश्योर्ड इनकम तो मिल ही रही है, एश्योरेंस है मेरे पास कि जो मेरी सैलरी होगी उसका 50% पैसा मुझे मिलेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम आई यहाँ पर, वो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि एक तरफ तो ये होता था पहली ओपीएस में कि मुझे कुछ नहीं देना पड़ता था। मैं 10,000 रुपए महीने अगर 30 साल तक जमा करूंगा, तो आप कभी कैलकुलेट करिएगा, 10,000 रुपए महीने अगर मैंने जमा करना चाहिए, तो 10,000 रुपए महीने कह रहा हूँ क्योंकि इंक्रीमेंट लग के वो परसेंटेज बढ़ता चला जाता, 10%। 10,000 रुपए मैंने 30 साल तक जमा करूंगा तो मेरे पे वैसे ही बहुत पैसा होगा, करोड़ों में रुपए होगा। एसआईपी में लगा दिया मैंने अगर तो, और एसआईपी में ये अलग इसलिए नहीं है कि आप तो ये कह रहे हो कि मार्केट में ही लगाऊंगा पैसा, या तो आप मार्केट में नहीं लगा रहे होते तो हम कह सकते थे ये स्कीम बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो आप बेनिफिट को कम कर रहे हो, एनपीएस के बेनिफिट को अगर हम कैलकुलेट करें तो कम कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक चीज है उसका कोई भी तोड़ नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि 50% एश्योर्ड है। एश्योरेंस कौन देता है? जब हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो वो होता नहीं है कि आपका क्या कहते हैं उसकी किस प्रीमियम जाता है, तो प्रीमियम हम लोग हमेशा कहते हैं कि इंश्योरेंस देने के लिए हमको कुछ ना कुछ फीस लगेगी। वो फीस गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, फीस अपने तरफ से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ये गलतफहमी है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा एक कदम बना दिया या सरकार अपने पास से कुछ देने वाली है। सरकार अपने पास से कुछ भी नहीं देने वाली है, और यही योजना है। नो डाउट अगर आप डेवलप कंट्रीज की बात करें तो उनसे कंपेयर करें तो वास्तव में वहां पर कॉन्ट्रीब्यूटरी ही होती है, कहीं पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटरी ना हो ऐसा नहीं होता। केवल भारत देश में हम लोग जो है 3 पेंशन स्कीम सिस्टम में देख रहे हैं। ये कहना हम नहीं क्या चाहेंगे कि बहुत खराब है, बहुत खराब नहीं है, लेकिन हाँ कमियां हैं। जो मैंने कहा कमियां एनपीएस में भी हैं। एनपीएस में वो कमी थी कि हो सकता है किसी को इनकम उसके 50% से ज्यादा मिल जाए और किसी को इनकम बहुत 10% भी इनकम नहीं हो रही है, वो कमी थी उसमें। अदरवाइज एनपीएस खराब नहीं था। मैं तो अभी इसमें भी एक चीज नहीं क्लियर की है, जो मेरा कॉर्पस बना, जो उससे मुझे आपने पेंशन दी, उसके बाद जो मेरा पैसा है वो किसको मिलेगा? मेरे नॉमिनी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? 1 करोड़ रुपया बना, एनपीएस में 60 लाख रुपए मुझे अभी मिल जाता था, 40 लाख से पेंशन मिलती थी, उसके बाद वो मेरे बच्चों को मिल जाता था। क्या इसमें जो मेरा पैसा बचेगा वो मेरे बच्चों को मिलेगा? ये भी क्लियर नहीं है। तो ये जो पूरे जो क्लॉज हैं, ये क्लॉज अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है सरकार क्लियर करे। अभी की स्थिति में देखा जाए तो इस पेंशन स्कीम को मैं एक अच्छा कदम कह सकता हूं, लेकिन ये नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट पेंशन स्कीम। ज्यादा इसमें विरोध इस पेंशन का किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या मानेंगे? कारण मैं आपको बता दूं, कारण बहुत सिंपल है। हर व्यक्ति, हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी है, तो हर व्यक्ति ये चाहता है भारत में स्पेशली कि हमको कम देना पड़े और बहुत ज्यादा मिले। हमारा क्या जिम्मेदारी है वो एक अलग बात है। तो एक इसमें यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन ना जाए, 10% जो पैसा मेरा कट रहा है वो पैसा ना कटे। एक विरोध सबसे बड़ा ये है। इसमें मैं सहमत, अपनी पर्सनल बात करूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको सरकार तनख्वाह दे रही है और उसमें से कुछ परसेंटेज आपका जा रहा है जिससे कि आप आगे सिक्योर हो जाते हैं, तो ये बहुत खराब बात नहीं है। ये विरोध का एक कारण। दूसरा कारण ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि 10 साल तक अगर आपने सर्विस की है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक दूसरा विरोध का कारण। तीसरा ये कारण है कि भाई 25 साल क्यों किया? क्योंकि पुराने ओपीएस में 20 साल का एक क्लॉज था।
कि ये जो पूरी पेंशन मिलती थी व्यक्ति को वो 20 साल की सर्विस पर मिल जाती थी, आपने उसे 25 कर दिया, ये भी एक नेगेटिव कारण। तीसरा कारण मैं बता रहा हूँ, तीसरी नेगेटिविटी ये है कि आप एवरेज क्यों ले रहे हो, आप लास्ट पे हिसाब से दो। मान लीजिए मेरा प्रमोशन जो है जनवरी में हुआ और मैं जून में रिटायर हो गया, अब मेरा प्रमोशन होकर मेरी सैलरी 10 से 15,000 रुपए हो गई, तो मेरी जो पेंशन है बहुत कम हो जाएगी। तो यू शुड गिव दैट मनी विच आई एम रिसीविंग इन द लास्ट मंथ ऑफ माई वर्क, जब मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो वो भी एक कमी है। ये 3-4 कमियों की वजह से लोग, वैसे ठीक है क्योंकि जो फैमिली पेंशन हम लोग पहले देखते थे तो फैमिली पेंशन हमको 50% के करीब मिलती थी, इसमें 60% कर दिया, लेकिन फिर भी कमी है। मैं तो अभी जो मैंने आपसे कहा कि पूरी तो पेंशन आप कमी क्यों करोगे भाई, जब मेरा ही पैसा काटा है आपने, मेरा ही पैसा काटा, तो उसमें कमी क्यों हो रही है? कमी तब हो सकती थी, वो बिल्कुल सही स्कीम थी, तो मेरा तो पैसा ही नहीं कटा था। तो अब मैं आपके घर जा रहा हूँ, आपने कोई एक, हम लोग करते ना कभी दावत करने जा रहे हैं हम लोग, सब लोग मिलके 500-500 रुपए दिए हैं, तो आप कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप दावत खिला रहे हो तो मैं तो फिर ये कहूंगा भाई आपने जो दिया वो अच्छा है। तो ये स्थितियां हैं कि सरकार जब पैसा ले रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जितने बेनिफिट्स उसके होने चाहिए तो सारे बेनिफिट्स मेरे को मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिलेंगे? आज भी स्थिति वही है कि, और फिर दूसरी बात, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी जो मैं सोचता हूं कि भाई एनपीएस में प्राइवेट, गवर्नमेंट, कोई भी सरकारी कर्मचारी शामिल होता था, इसमें ऐसा नहीं होगा। केवल सरकारी कर्मचारियों की एक पेंशन स्कीम अलग से बनाई गई है, तो क्या उनके लिए भी कुछ सोचा जाएगा या नहीं सोचा जाएगा? वैसे मैं मानता हूं कि अगर ये कमियां दूर कर दी जाएं तो ये पेंशन ओपीएस का एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है विद कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूटरी अगर नहीं है तो फिर वो ओपीएस हो जाता है। और ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका ये जो एक क्या कह सकते हैं, एक मुख्य आकर्षण है, वो आकर्षण मुझे लगता है कि अब किसी भी सरकार के लिए वो कदम लेना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि सरकार पे इतना आर्थिक दबाव बनेगा, आर्थिक दबाव बनेगा कि वो पेंशन के जो हिस्से होते हैं उनमें बहुत पैसा चला जाता है। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ, हाँ, एनपीएस हाँ और यूपीएस, हाँ, इन दोनों को आप क्या क्या रेटिंग देना चाहेंगे? 5 तक के अंकों में आप 5 तक के अंकों में अगर मैं कहता हूँ तो मैं यूपीएस को देना चाहूँगा 3.5 और एनपीएस को देना चाहूँगा 2.5। यानी आपके बात से यूपीएस नहीं 2.5 रेटिंग, 3.5 मैं अपर रेटिंग दे रहा हूँ। अपर रेटिंग मतलब आप समझो, कंफ्यूज मत होइएगा, 1 से 5 में 5 वाला ज्यादा है और 1 वाला कम है, तो 2.5 मैंने एनपीएस को दिया और 3.5 मैंने यूपीएस को दिया। हाँ, इस समय बेटर इसलिए है क्योंकि सामाजिक सुरक्षा मिल जा रही है, आपको गारंटी हो जा रही है। हम ये एनपीएस और यूपीएस में आप कंपेयर मत कराइए, ये बड़ी गड़बड़ी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग मांग किसकी कर रहे थे, ओपीएस की, और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, एनपीएस से। नहीं करना चाहिए। एनपीएस तो सरकार ने कह दिया ना खराब है, तभी तो नई पेंशन स्कीम लेकर आई, तो अब ओपीएस से कंपेयर करिए आप, ओपीएस और यूपीएस को कंपेयर करें तो आपको सही तस्वीर दिखाई देगी। जो विरोध हो रहा है वो एनपीएस का नहीं हो रहा, अब वो विरोध हो रहा है ओपीएस का। ओपीएस लाओ। एक बहुत अच्छा सुझाव मैं सरकार को देना चाहूँगा। सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू की, लोगों को कार्ड देना शुरू किए, उनके फ्री इलाज होना शुरू हुए। अगर सरकार वास्तव में ये यूपीएस योजना बहुत अच्छी हो सकती है, इसको मैं बिल्कुल एज इट इज अपना सकता हूं, अगर सरकार हर व्यक्ति का स्वास्थ्य का खर्चा, कहीं पर भी जो खर्चा हो, वो वहन करना शुरू कर दे। मतलब कि हमारे को ये पेंशन तो अपने खर्चों के लिए मिल रही है खाली, बाकी स्वास्थ्य में अगर कहीं गड़बड़ी हो, और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वो सबके लिए समान हो। सबके लिए समान होगा मतलब कि अगर वो क्लास 3 कर्मचारी है, क्लास 4 कर्मचारी है, क्लास 1 कर्मचारी है, सबको स्वास्थ्य सरकार देगी, तो उसके बाद ये यूपीएस योजना मुझे लगता है सबसे बढ़िया योजना हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद कुछ भी जरूरत नहीं होता। बुढ़ापे में 60 साल के बाद आदमी रोटियां 2 ही खाता है और घर पे पड़ा रहता है, उसको अस्पताल ही जाना होता है। अगर अभी मैं देखता हूँ, मेरे फादर रेलवे में थे, तो बेचारे जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं वो अपना झोला और लकड़ी लेके वो अस्पताल पर दवाई लेने के लिए खड़े होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे रेलवेज में ये फैसिलिटी है। मैं ये मानता हूँ कि सरकार को स्वास्थ्य सबके लिए रिटायरमेंट के बाद, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वर्किंग में करो, रिटायरमेंट के बाद सबको स्वास्थ्य की जो खर्चा है
वो सरकार को वहन करना चाहिए। उसके बाद पेंशन आप थोड़ा कम भी दे सकते हैं तो भी कोई परेशानी हमको नहीं होगी। लोगों को अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए जब यंग होता है तो उसको लगता है कि भाई मेरे पास मकान भी होगा, दुकान भी होगी, ये होगा, सिक्योरिटी। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको केवल एक ही चीज़ चाहिए होती है, मेरे दवाई चलती रहे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। उसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। सरकार को किसी भी पेंशन योजना के साथ ये चीज़ कह देनी चाहिए कि सभी के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं समान होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा सजेशन एक और बताऊं आपको, आज जो ये प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर के लोग जाते हैं और आयुष्मान कार्ड का एक 5 लाख का खर्चा होता है उसमें, और मालूम पड़ा एक ही बार में उसके 3 लाख रुपए खर्च हो गए। मेरा मानना यह है कि सरकार को अपने जो सरकारी अस्पताल है उनको इतना सुदृढ़ करना चाहिए और इतने अच्छे अस्पताल बना दें कि सारे लोगों का इलाज वहीं हो। सरकार का पैसा भी बचेगा, लोगों का भी फायदा होगा और सभी लोग खुशहाल हो जाएंगे।